Hello friends, welcome back to UGC Plugin in the literature series of HPSC PGT English। हमें काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम लिटरेचर में कौन कौन से ऑथर्स में से क्या क्या कवर करें। इसी क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए ही आज हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के लिटरेचर पोर्शन को डिटेल में। सिलेबस डिस्कस करने से पहले मैं उन स्टूडेंट्स को भी बताना चाहती हूँ जो हमें कह रहे हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं। फ्रेंड्स, ये बात बिल्कुल सोना 16 आने सच है कि मैंने काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी अपने रिवीजन सीरीज में डाले हैं। देखिए, आप सब किसी न किसी पीजीटी की बुक से प्रिपेयर कर रहे होंगे। उन बुक्स में ऐसे एक्सेप्शनल क्वेश्चंस जनरली नहीं दिए होते, बहुत आसान क्वेश्चंस उन्होंने डाले होते हैं। बट आज के कंपटीशन के दौर में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ा दिया गया है। पिछले मेवात केडर के इंग्लिश के एग्जाम को ही देख लीजिए। आसान क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस एज इट इज यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपर से उन्होंने डाले गए हुए हैं। तो आप परेशान ना हो, मैंने अगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस डाले हैं तो उनका डिटेल सॉल्यूशन भी करवाया है। आप हर जगह से एग्ज़ाम के लिए सक्षम होकर ही एग्ज़ाम में बैठिए। अपनी पूरी तरह से तैयारी करिए। अगर ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं तो आपके पास सॉल्यूशन होगा, आपका नुकसान कुछ नहीं है उनको करने में, क्योंकि वो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, आपके सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको नहीं पता कि HPSC क्या पता इस बार डिफ़िकल्ट लेवल दे दे आपको। सो उसके लिए मैं आपको प्रिपेयर करना चाहती हूँ। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि इन लास्ट 20 डेज में आप क्या क्या पढ़कर जाएं कि लिटरेचर पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले सिलेबस में है एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज से सिर्फ शेक्सपियर ही हैं जो एक ड्रामेटिस्ट हैं जो इन्होंने सिलेबस में रखे हैं। ये भले ही एक ड्रामेटिस्ट हैं बट लिखा इन्होंने बहुत कुछ है। अराउंड 37 प्लेज माना जाता है कि शेक्सपियर ने लिखे हैं। 154 सॉनेट्स जो हैं शेक्सपियर के नाम आते हैं। 3 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स भी उन्होंने लिखी थी। वैसे तो वो एक ड्रामेटिस्ट हैं बट ऐसा कहा जाता है, अगर आप उनकी बायोग्राफी देखेंगे, कि जब प्लेग आया था उस टाइम पे जो प्लेज हैं वो बंद हो गए थे कुछ टाइम के लिए, तो इन्होंने ये लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स लिखी थी जिनका सब्जेक्ट मैटर भी सेक्सुअल है और ये काफ़ी फेमस हुई थी। प्लेज में इन्होंने कॉमेडीज भी लिखी हैं, ट्रेजेडीज भी लिखी हैं, ट्रेजी कॉमेडीज भी लिखी हैं, हिस्टोरिकल प्लेज भी लिखे हैं। सो हमें इसी तरह से इनके प्लेज को कैटेगराइज करना है। क्या 37 प्लेज आपको पढ़ के जाने हैं? नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेज की लिस्ट मैंने यहाँ पर आपको दी है, आप वो देखेंगे। शेक्सपियर की बायोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़ के जानी है। आप विकिपीडिया से पढ़ सकते हैं। 154 सॉनेट्स का भी एक डिस्क्रिप्शन आप इंटरनेट से पढ़ सकते हैं कि उसमें कितने सॉनेट्स किसको डेडिकेटेड हैं, कितने सॉनेट्स उन्होंने किसको क्यों डेडिकेट किए। इस तरह की बेसिक इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। एंड लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स की भी आपको समरी पढ़नी है। साथ ही शेक्सपियर ने अगर किसी के ऊपर कोई क्रिटिकल कमेंट किया है या शेक्सपियर के ऊपर किसी ने क्रिटिकल कमेंट किया है, वो भी आपको देखना है। वो इंटरनेट से पूरी लिस्ट निकल जाती है क्रिटिकल कमेंट्स की। इम्पॉर्टेंट कोटेशंस आपको शेक्सपियर के इम्पॉर्टेंट प्लेस से देखनी है। साथ ही आप देख सकते हैं कि उनके जो प्लेज हैं उनको किसने पब्लिश कराया था। तो इस तरह की जो डिटेल्स हैं वो बायोग्राफी में आपको मिल जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। अब ट्रेजेडीज में मैंने कुछ प्लेज यहाँ पर दिए हैं, ये आप देख लेना, इनकी समरीज आप कर लेना। सिम्बलिन जो है उसको मैंने रेड किया है क्योंकि एक ट्रेजी कॉमेडी है। सो ट्रेजी कॉमेडी क्या होती है? ट्रेजेडी और कॉमेडी का कॉम्बिनेशन होता है। सो 3 ट्रेजी कॉमेडीज जो हैं शेक्सपियर ने लिखी हैं। उसके अलावा ट्रेजेडीज, कॉमेडीज, हिस्ट्री प्लेज। ठीक है, हिस्ट्री प्लेज में कुछ कुछ हैं, जैसे हेनरी एट, उसको आप पढ़ सकते हो। उसके अलावा आप ट्रेजेडीज में देखें, एंटनी एंड क्लियोपैट्रा है, हैमलेट है, जूलियस सीजर, किंग लियर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकबेथ, ओथेलो, रोमियो जूलियट। सो जनरली HOKM, होकम एक वर्ड होता है शेक्सपियर की ट्रेजेडीज को जो डिनोट करता है क्रोनोलॉजी वाइज। होकम में H होता है हैमलेट, O होता है ओथेलो, K होता है किंग लियर एंड M होता है मैकबेथ। सो ये 4 प्लेज तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तो आप स्किप कर ही नहीं सकते।
ठीक है, ये तो आपको पढ़ के ही जाने हैं। अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम ना बचे तब भी इन 4 प्लेस को तो आप देख कर ही जाना। ट्रेजेडीज की मैं बात कर रही हूँ। इसके साथ साथ आप जब प्लेज पढ़ेंगे, प्लेज में आपको ये भी देखना है कि शेक्सपियर के कहानियों का सोर्स क्या है, कहाँ से उन्होंने उन कहानियों को एक्सेप्ट किया है, लिया है। इसके अलावा कॉमेडीज में मर्चेंट ऑफ वेनिस, विंटर्स टेल, ये ट्रेजी कॉमेडीज भी हैं। सो 3 ट्रेजी कॉमेडी मैंने आपको बताया। इसके अलावा ये सारी जो कॉमेडीज हैं ये आपको देख के जानी है। इसमें एज यू लाइक इट इम्पॉर्टेंट है, टेम्पेस्ट इम्पॉर्टेंट है, ट्वेल्थ नाइट इम्पॉर्टेंट है। सो ये आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जानी है। मिड समर नाइट्स ड्रीम भी इम्पॉर्टेंट है, इनकी कोटेशंस भी आपको देख के जानी है। वैसे तो ये सारे ही प्लेस मैंने आपके करने के लिए एक लिस्ट में डाले हैं, बट मैं उन लोगों के लिए भी साथ साथ बता रही हूँ जिन लोगों को ये लगता है कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है बट मुझे इस एग्जाम में बैठना है। बट अगर आपको क्लियर करना है तो ये सारे प्लेज आपको पढ़ के ही जाने चाहिए। पोएम्स, ये 3 पोएम्स हैं, लॉन्ग पोएम्स हैं जो आपको पढ़नी है। इनकी समरीज, इनका बैकग्राउंड, ये सब आपको देखना है। सो यहाँ पे हमारा शेक्सपियर कवर हो जाता है। ये आप देख लेना। 37 में से ये इंपॉर्टेंट प्लेस की लिस्ट मैंने आपको दे दी। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम इतने सारे प्लेस हैं, इनमें से हम क्या क्या पढ़ें, क्या क्या छोड़ें, इसको हम इजीली कैसे कवर करें। तो इसको इजी कवर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अभी जैसे हमारे पास 20 दिन बचे हैं तो हम अगले 10 से 12 दिन शेक्सपियर को के लिए रखेंगे। हमें पूरा दिन शेक्सपियर नहीं पढ़ना है, हमें डेली का 15-20 मिनट, आधा घंटा, जितनी आपकी रीडिंग स्पीड है उस हिसाब से शेक्सपियर को डेली देना है, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है हमारे सिलेबस का। सो उसमें करना क्या है, पहले तो आप बायोग्राफी पढ़ लो, फिर उसके बाद डेली 2-2 प्लेस को पढ़ना शुरू करो। जैसे जो लोग पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं उनको मैंने सजेस्ट किया था कि एक एक समरी डेली पढ़ लो, बट अभी दिन कम बचे हैं तो अगर हम 2 प्ले की समरी डेली पढ़ लेंगे उससे क्या होगा, आपके जो प्लेस के कैरेक्टर्स हैं वो भी आराम से दिमाग में बैठेंगे, मिक्स नहीं होंगे, स्टोरी आपको याद रहेगी। क्योंकि एक दिन में 2 स्टोरीज पढ़ना आसान होता है, अगर हम सारे प्लेस को एक साथ सोचेंगे कि पढ़ के खत्म कर दे वो पॉसिबल नहीं होता। सो 10 से 12 दिन में आपका शेक्सपियर का जो सेक्शन है वो कवर हो जाएगा। शेक्सपियर को पढ़ने के लिए सबसे अच्छे सोर्स क्या है, अगर आपके पास पीजीटी की बुक्स हैं उसमें बहुत ही लिमिटेड आपको मटेरियल मिलता है, तो शेक्सपियर को पढ़ने के लिए आप विकिपीडिया से पढ़ सकते हैं या फिर स्पार्क नोट से पढ़ सकते हैं, जहां से भी आपको लैंग्वेज आसान लगे वहां से पढ़ सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट सोर्सेज हैं। आप गूगल पे जाइए, आप वहां पे जाके विकिपीडिया खोलिए, विकिपीडिया से आपको हर प्ले की समरी मिल जाएगी। तो आप एक लिस्ट बना लीजिए इन प्लेस की एंड डेली 2-2 प्लेज आप पढ़ते जाइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं शेक्सपियर के ऊपर एक बहुत डिटेल वीडियो आपके लिए बनाऊं जिसमें मैं मैक्सिमम चीज़ें कवर करूं, क्रिटिकल कमेंट्स को कवर करूं, बायोग्राफिकल डिटेल्स को कवर करूं, तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना होगा कि आपको वो वीडियो चाहिए। अगर मुझे 10 कमेंट्स मिलते हैं तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर मेहनत करूंगी, एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी जिसमें सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो शेक्सपियर के लिए आपको पढ़ के जानी है वो उसमें रहेंगी। बट 10 कमेंट होंगे तभी मैं वो वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट, शेक्सपियर के बाद, एलिजाबेथन एज के बाद आ जाता है रोमांटिक एज। वैसे तो हर लिटरेचर के स्टूडेंट को हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में सिलेबस लिमिटेड है। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, हम सिर्फ सिलेबस पर ही फोकस करेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स जो हैं अदर एजेस के उनके ऊपर फोकस नहीं करेंगे। बट कल दिन इस एग्ज़ाम के बाद मेरा ये सजेशन आपको रहेगा, आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, आपको ब्रिटिश लिटरेचर का या हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का बैकग्राउंड कम्प्लीटली पता होना चाहिए, सारी एजेस किस तरह से डिवाइड हो रखी हैं उसका पता होना चाहिए। सो एलिजाबेथन एज के बाद हमारे सिलेबस में है रोमांटिक एज। रोमांटिक एज में हमें बहुत सारे पोइट्स मिलते हैं, बट नॉवलिस्ट, एसेइस्ट एंड ड्रामेटिस्ट को भी हमें कवर करना है, सिर्फ पोइट्स के बेसिस पे नहीं बैठना है। रोमांटिक एज का हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको बैकग्राउंड पता होगा तो ही आपको लिटरेचर उस टाइम का समझ में आएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से रेवोल्यूशंस उस टाइम पर चल रहे थे, उस टाइम का राजा कौन था,
लोगों का सोशल स्टेटस कैसा था, वहाँ पर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था, बैक टू नेचर मूवमेंट चल रहा था, तो ये जो मूवमेंट्स है ये चल रहे थे, इनका क्या इम्पैक्ट हो रहा था, क्या ये सक्सेसफुल हो रहे थे या इनके क्या बैड इम्पैक्ट्स हो रहे थे, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, ये बैकग्राउंड से पता चलेगी। अगर बैकग्राउंड समझ में आ गया तो लिटरेचर तो आसान लगेगा ही, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि लिटरेचर इज मिरर टू द सोसाइटी। सोशल, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर आपको किसी भी टाइम पीरियड का पता है, आपको लिटरेचर समझने में उसकी काफ़ी हेल्प मिलती है। पोइट्स देखते हैं, इस एज में बहुत सारे पोइट्स हैं जैसे मैंने कहा। सो पोइट्स में सबसे पहले और सबसे रिनाउंड जो पोइट हैं वो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। इनकी पोइट्री हूबहू रिफ्लेक्शन है इनकी लाइफ की एंड इनकी आइडियोलॉजी की। जैसा अपनी लाइफ में ये सोचते थे, जैसी इनकी लाइफ थी, उसी से इन्फ्लुएंस होके इन्होंने पोट्री लिखी है। इसीलिए इनकी बायोग्राफी पढ़नी तो बनती है। आप इनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे तो आपको पोइट्री खुद ब खुद समझ में आने लगेगी। सो बायोग्राफिकल डिटेल्स इनकी ज़रूर पढ़ना। वैसे तो इन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं, बट इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 11 पोएम्स जो इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर दी है। इनकी समरी आप देख लेना, इनकी डिटेल्स देख लेना। जैसे सबसे लंबी अगर पोएम की बात करें, द प्रिलूड है, वो कब पब्लिश हुई, पॉस्थुमसली पब्लिश हुई, इनकी डेथ के बाद किसने पब्लिश कराई, इसमें क्या है, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, लिरिकल बैलेट्स क्या है, किसके साथ मिलके विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था, कितने एडिशन थे, इस तरह की डिटेल्स जाननी भी ज़रूरी है। जब आप विकिपीडिया से किसी चीज़ को पढ़ते हो तो आपको ऐसी डिटेल्स उसमें मिल जाती हैं। इसीलिए मैं विकिपीडिया कह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें ये एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं मिलती हैं। नेक्स्ट ऑथर है सैमुअल टेलर कॉलरिज या एस.टी. कॉलरिज जिनको हम कहते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑथर हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ के एक अच्छे फ्रेंड रहे हैं ये। इनको हम लेक पोइट्स में भी काउंट करते हैं। अब लेक पोइट्स कौन कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, एस.टी. कॉलरिज एंड रॉबर्ट साउदी। ये तीन जो पोइट्स हैं इनको लेक पोइट्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? लेक डिस्ट्रिक्ट में रहने की वजह से, और इन्होंने नेचर के ऊपर लिखा है, इसके लिए इनको लेक पोइट्स कहते हैं। कॉलरिज ने वर्ड्सवर्थ के साथ जो है कंट्रीब्यूट किया था लिरिकल बैलेट्स में। सो 4 पोएम्स जो हैं कॉलरिज की लिरिकल बैलेट्स में हैं, बाकी सारी विलियम वर्ड्सवर्थ की हैं। सो ये जो लिरिकल बैलेट्स है ये बहुत ही फेमस हुआ था एंड एस.टी. कॉलरिज का भी अच्छा कंट्रीब्यूशन है। एस.टी. कॉलरिज की अगर बात करें तो इनमें, इनके वर्क्स में हमें सुपर नेचुरल एलिमेंट मिल जाएगा जो कि उस एज के बैकग्राउंड में था ही। अगर हम वहाँ का पॉलिटिकल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे, सिनेरियो पढ़ेंगे, तो उस टाइम के लोग सुपर नेचुरल एलिमेंट्स के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। साइंस को वो कहने लगे थे कि साइंस ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, बट साइंस से ऊपर भी कोई चीज़ है। सो कॉलरिज के वर्क्स में हमें सुपर नेचुरल एलिमेंट दिखाई देंगे। इसके अलावा क्राइस्टेबल एंड कुबला खान जो इनकम्प्लीट वर्क्स हैं वो आपको पढ़ के जाने हैं। एंड राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर है, वो भी आपको डिटेल में देखना है। एंड ये 3 छोटी पोएम्स हैं, द नाइटिंगेल, फ्रोस्ट एट मिडनाइट, डिजेक्शन एंड ओड, इसको भी आप सरफेस लेवल पर देख के जाना। बट फर्स्ट 4 जो वर्क्स हैं उनको आपने बहुत डिटेल में पढ़ के जाना है। थर्ड जो लेक पोइट हैं वो हैं रॉबर्ट साउदी। इनकी थोड़ी बहुत बायोग्राफिकल डिटेल्स आप देख लेना। इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं मिलते हैं, तो इनसे आप इंच के प्रोक कर लेना, क्योंकि ये एक पोएम है जो बहुत सारे पीजीटीज के सिलेबस में रहती है। लॉर्ड बायरन इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये अपने बायरोनिक हीरो की वजह से जाने जाते हैं। इनका सबसे फेमस जो वर्क है वो है डॉन जुआन। डॉन जुआन एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, इनकम्प्लीट है, जिसके और भी सेक्शंस वो लिखना चाहते थे बट नहीं लिख पाए। इसके 17 कैंटोज हमारे पास हैं अभी। उनकी ब्रीफ समरी आपको पढ़कर जानी चाहिए एंड साथ ही बाकी वर्क्स को आपको सरफेस लेवल पर ज़रूर देख कर जाना चाहिए। डॉन जुआन को डिटेल में करेंगे, बाकी सारी चीज़ों को सरफेस लेवल पे भी आप देख सकते हैं, थोड़ी थोड़ी डिटेल्स उनकी आप पढ़ सकते हैं। पीबी शैले अगेन एक इम्पॉर्टेंट ऑथर हैं। पीबी शैले की बायोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनकी बायोग्राफी से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा ये 4 वर्क्स हैं, ये डिटेल में आप पढ़ लेना।
एंड नेक्स्ट ऑथर हैं जॉन कीट्स। जॉन कीट्स को तो जितना मर्जी पढ़ लो वो कम ही रह जाता है, क्योंकि ये सारे ही एग्जामिनर्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो बनाते हैं फेवरेट होते हैं, इनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। जॉन कीट्स की अगर बात करें तो पहली जो 6 पोएम्स मैंने इस लिस्ट में दी हुई हैं, इन पोएम्स को तो आपको सरफेस लेवल पर पढ़ना है, यानी कि बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करनी है, बट हाँ समरी पढ़ के जाना। और जो डिटेल में करने की चीज़ है वो ये 6 ओड्स हैं, 6 ओड्स इन्होंने लिखे थे। 6 ओड्स की कोई भी डिटेल आपको छोड़ के नहीं जानी है। इनकी ओपनिंग लाइंस, एंडिंग लाइंस आपको ज़रूर करनी है। अगर मैं बात करूं कि टेक्स्ट किसका पढ़ के जाना है, ओड ऑन ग्रेशन अर्न, ओड टू ऑटम एंड ओड टू नाइटिंगेल, इन तीनों का तो आप टेक्स्ट भी देख सकते हो, क्योंकि जनरली पोइट्री से कोटेशंस आती हैं एंड ऐसा देखा गया है कि कीट्स के इन 3 ओड से बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोटेशंस पूछी जाती हैं। समरी तो आपको 6 के 6 ओड्स की करनी है, टेक्स्ट आपको इन 3 ओड्स का डेफिनेटली देख के जाना है। प्रोज राइटर्स के लिए अगर आपके पास टाइम ना भी हो तो आप इसको स्किप कर सकते हो, बट 4 ही राइटर हैं और उनमें से भी मैंने एक एक ही वर्क जो है दिया है। जिसे आपको सरफेस लेवल पर देखना है तो आप एक एक वर्क तो कर ही सकते हैं, अगर प्रोज से क्वेश्चन आया तो फिर हमारा मिस नहीं होगा। नॉवलिस्ट भी इस एज में काफ़ी सारे नॉवलिस्ट हैं, 5 नॉवलिस्ट जो हैं यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, जिनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो नॉवलिस्ट हैं वो हैं जेन ऑस्टन। जेन ऑस्टन जो हैं, जेन ऑस्टन ने 6 नॉवेल्स लिखे हैं। उनके 6 के 6 नॉवेल्स हमें बहुत बहुत डिटेल में करने हैं, क्योंकि यही एक ऐसे ऑथर हैं जिसको हमें बहुत इम्पोर्टेंस देनी है इस एज में। इनकी हमें सारे नॉवेल्स की क्रोनोलॉजी करनी है, ईयर याद करने हैं, समरी याद करनी है, कैरेक्टर्स के नेम याद करने हैं, ओपनिंग एंड एंडिंग हमें पता होनी चाहिए कि नॉवल कैसे ओपन हुआ, कैसे एंडिंग हुई। और अगर आपको इनकी इम्पोर्टेंट कोटेशंस मिले तो वो भी आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि जेन ऑस्टन उनके कैरेक्टर्स के नेम्स और उनकी कोटेशंस के लिए जानी जाती हैं। और ऑथर का बैकग्राउंड आप इनका देख ही सकते हैं। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट ऑथर हैं वो है वॉल्टर स्कॉट। वॉल्टर स्कॉट जिनको माना जाता है अपने हिस्टोरिकल नॉवेल्स को शुरू करने के लिए सबसे पहले हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट हैं, और उनको वेवर्ली ऑथर भी कहा जाता है क्योंकि एनोनिमसली लिखते थे पहले वो। सो वेवर्ली उनका एक नॉवल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द हर्ट ऑफ मिडलोथियन इंपॉर्टेंट है, ये दोनों कर लेना। वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट है वॉल्टर स्कॉट की। मैरी शेले जो है उनका फ्रैंकेनस्टीन आप कर लेना, सिर्फ एक ही वर्क है, वो पीबी शेले की वाइफ हैं। उनकी बायोग्राफी हमें थोड़ी थोड़ी पीबी शेले की जब हम करेंगे तभी कवर हो जाएगी। और मैंने जो क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज़ कराई है रोमांटिक एज के ऑथर्स की, उसमें मैंने थोड़ी थोड़ी डिटेल्स जो इम्पोर्टेंट हैं वो ऑलरेडी अपने क्वेश्चंस के साथ डिस्कस की है। तो उनका एक ही वर्क काफ़ी है, फ्रैंकेनस्टीन। बट इसकी सिर्फ स्टोरी नहीं करनी है, इसके साथ साथ इस नोवेला का बैकग्राउंड भी आपको पता होना चाहिए। बैकग्राउंड का मतलब क्या है कि इन्होंने ये नोवेला क्यों लिखा, किसके कहने से लिखा, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली, कौन सी कंट्री में लिखा, किस सिचुएशन में लिखा। सो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो फ्रैंकेनस्टीन के ऊपर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। कैरेक्टर्स आपको पता होने चाहिए, कैरेक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके साथ इसके डिस्कस भी किए हुए हैं। एंड रेडक्लिफ का एक ही वर्क काफ़ी है, द मिस्ट्रीज ऑफ यूडोल्फो। सुपर एलिमेंट्स इसमें भी आपको दिखेंगे। इसी तरह से फैनी बर्नी है, फैनी बर्नी का इवलिना कर लेना। और इन ऑथर्स की डिटेल्स मैंने थोड़ी थोड़ी अपने लेक्चर्स में पहले भी दी हैं। तो ये हमारे नॉवलिस्ट यहाँ पे कवर हो जाते हैं। अब रह गए ड्रामाटिस्ट। इस एज में भी ड्रामा बैन था, इससे पीछे वाले टाइम पीरियड में भी ड्रामा बैन था। तो इसमें इसीलिए हमें बहुत सारे ड्रामेटिस्ट नहीं मिलते हैं, सिर्फ आरबी शेरिडन है, रिचर्ड शेरिडन, शॉर्ट फॉर्म में आरबी शेरिडन इनको कहते हैं। इन्होंने जो है प्लेज बहुत सारे लिखे हैं, बट हमें 2 ही प्लेज करने हैं, जो हैं द स्कूल फॉर स्कैंडल एंड द राइवल्स। तो ये दोनों कर लेना, ये जो दोनों प्लेज हैं इंपॉर्टेंट है। मोस्टली इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ में बीए एंड एमए के सिलेबसेस में इनको रखा गया है, तो पीजीटी के एग्जाम्स में ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। और इनका लिखने का जो स्टाइल है उसकी बात करें, सो इन्होंने एलिजाबेथन एज के ड्रामेटिस्ट के जैसा नहीं लिखा है। इन्होंने
रेस्टोरेशन एज के ड्रामेटिस्ट के स्टाइल में लिखा है, जैसे रेस्टोरेशन एज के ड्रामेटिस्ट लिखते थे वैसा ही इन्होंने लिखा है। यहाँ पर हमारी रोमांटिक एज जो है वो ख़त्म हो जाती है। रोमांटिक एज की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, आपको क्या क्या करना है। अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप डेफिनेटली मुझे पूछना, मैं आपको आंसर करूँगी। अगर इस वीडियो से आपको अपनी प्रिपरेशन में हेल्प मिली है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर इस तरह का कंटेंट आपकी हेल्प कर रहा है, मैं आगे के सिलेबस के लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगी। अभी मैंने इतना ही बनाया है क्योंकि बहुत लंबा हो जाता। एंड अगर आपको हेल्प कर रहा है तभी मैं इस तरह की वीडियोस बनाऊं, नहीं तो मेरी ऑलरेडी जो सीरीज चल रही है मेरी हेल्थ की वजह से थोड़ा सा वो डिले हो गई, क्योंकि मेरा पोस्ट मॉडर्न एज उसमें बचा है, वो मुझे कवर करना है। एंड फिर मुझे अमेरिकन एंड इंडियन के लिए भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, इंडियन लिटरेचर भी मुझे कवर कराना है। तो आप मुझे बताना अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, तो मैं इसके आगे का जो विक्टोरियन मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न एज है उन तीनों का भी इसी तरह का डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको दे दूंगी। आपके कमेंट्स जो हैं हमें मेहनत करने के लिए बहुत मोटिवेट करते हैं। तो प्लीज़ आपका जो भी ओपिनियन हो, हम पर्सनली हर किसी से बात नहीं कर पाते हैं। आप लोग कहीं कहीं से बात करते हैं, हमारे लेक्चर्स को सुनते हैं, हमें अच्छा लगता है। और अगर आपके कमेंट्स हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। तो आप कमेंट्स ज़रूर किया करें। एंड आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको फर्दर इस तरह की वीडियोस चाहिए। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून विद अ न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच।